हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में एचआरएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। ये है पार्ट 1। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिक्रूटमेंट इज कंसर्न्ड विद द प्रोसेस ऑफ। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है, कौन सा रिक्रूटमेंट को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ राइट कैंडिडेट, डेवलपिंग अ पूल ऑफ पोटेंशियल एम्प्लॉयज, इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर जॉब, नन ऑफ द अबव। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, तब तक मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराता हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि रिक्रूटमेंट क्या होता है। रिक्रूटमेंट को हिंदी में हम कहते हैं भर्ती। जैसे आपने टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरा होगा तो ये रिक्रूटमेंट ही है। तो एक बार समझते हैं कि रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है। रिक्रूटमेंट बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें जो एम्प्लॉयर होता है वो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को सर्च करता है और वो उनको मोटिवेट करता है ताकि वो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करें। तो रिक्रूटमेंट में दो चीज़ें आती हैं। पहला, सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, प्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब है? फ्यूचर। जो भावी कर्मचारी हैं उनको हमें सर्च करना है। एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो रिक्रूटमेंट में दो चीज़ें आती हैं। पहला, सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़, यानी फ्यूचर में जो भावी कर्मचारी हैं उन्हें हमें सर्च करना है। और दूसरा, उन्हें स्टिमुलेट करना है, या फिर आप इसे कह सकते हो कि आप उन्हें मोटिवेट करना चाहते हैं, या फिर आप इसे ये कह सकते हैं कि इंकरेज करना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं। जो भी कैंडिडेट हैं हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलेट हो, इंकरेज हो या मोटिवेट हो एक पर्टिकुलर जॉब को अप्लाई करने के लिए। तो रिक्रूटमेंट जो है वो एक पॉजिटिव प्रोसेस है। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि रिक्रूटमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है। जैसे यहाँ पे आप टीजीटी पीजीटी का एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं तो एक रिक्रूटमेंट का ही एक पार्ट है। तो मैंने अभी आपको बताया कि रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है। इसका क्या मतलब है कि रिक्रूटमेंट में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंकरेज करते हैं कि वो एक किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करें। अब एक एम्प्लॉयर ऐसा क्यों चाहता है? देखिए, ज़ाहिर सी बात है कि अगर ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे तो इसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उन्हें अच्छे एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे। इसीलिए रिक्रूटमेंट जो है वो एक पॉजिटिव प्रोसेस है। अब रिक्रूटमेंट का एक एम होता है, वो आपको पता होना चाहिए। रिक्रूटमेंट का जो एम होता है वो होता है टू क्रिएट लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट्स। अभी मैंने आपको बताया कि रिक्रूटमेंट का जो एम है वो ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम मोटिवेट करें कि वो रिक्रूटमेंट के लिए आए। तो बेसिक चीज़ें आपने यहाँ पे रिक्रूटमेंट के बारे में समझ ली। यहाँ पे ये जो लिखा है सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर अ जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये एक बेसिकली डेफिनेशन है फिलिप्पो का। पूरा नाम है एडविन बी फिलिप्पो। ये आप ध्यान रखिएगा। कई बार आपसे डेफिनेशन पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा डेफिनेशन किसने दिया है, तो आप डेफिनेशन को भी ध्यान में रखिएगा। अब बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में। तो रिक्रूटमेंट को जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हिंदी में इसको भर्ती कहते हैं, और सिलेक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं चयन। रिक्रूटमेंट में हम दो चीज़ों में फोकस करते हैं। पहला, जो फ्यूचर एम्प्लॉय हैं या प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स जिसको बोलते हैं, उन्हें हम सर्च करते हैं। और दूसरा, इंकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं ताकि वो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करें। सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो भी राइट कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें हम चूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे चूज़ करते हैं? राइट कैंडिडेट का मतलब भी यहाँ ध्यान रखना, जो भी मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स हैं
उन्हें हम राइट कैंडिडेट कहते हैं। अब जो भी अनसुटेबल कैंडिडेट हैं उन्हें हम निकाल देते हैं और जो भी सुटेबल कैंडिडेट हैं उन्हें हम रख लेते हैं। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि जो रिक्रूटमेंट है वो एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अप्लाई करें। वहीं सिलेक्शन जो है वो एक नेगेटिव प्रोसेस है। नेगेटिव प्रोसेस का क्या मतलब, सपोज कर लो कि कहीं पे 1000 पर्सन्स की ज़रूरत है। ये पर्सन्स जो है वो एम्प्लॉय के फॉर्म में है, ठीक है। हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में 1000 एम्प्लॉय की ज़रूरत है और 10 लाख लोगों ने उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई किया। तो हमने बाकी लोगों को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, अनसुटेबल कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया और 1000 लोगों को सेलेक्ट किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन में हम लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं, तो इसलिए सिलेक्शन जो है वो एक नेगेटिव प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट का एम क्या होता है, टू क्रिएट लार्ज पुल ऑफ कैंडिडेट्स, ये मैंने अभी आपको बताया। सिलेक्शन का जो एम होता है वो होता है टू आइडेंटिफाई एंड रिजेक्ट अनसुटेबल कैंडिडेट्स या फिर अनसुटेबल वंस, ठीक है। जो अनसुटेबल लोग हैं उन्हें रिजेक्ट करना है। लास्ट डिफरेंस है कि जो रिक्रूटमेंट है वो हमेशा सिलेक्शन से पहले आता है। रिक्रूटमेंट प्रोसीड्स सिलेक्शन और सिलेक्शन हमेशा रिक्रूटमेंट के बाद आता है। ध्यान रखिएगा कि रिक्रूटमेंट हमेशा सिलेक्शन से पहले आता है और सिलेक्शन हमेशा रिक्रूटमेंट के बाद आता है। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि रिक्रूटमेंट इज कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ, तो एक बार ऑप्शन को इवेलुएट कर लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ राइट कैंडिडेट्स, यानी जो मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स हैं उनको अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो वो सिलेक्शन कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया। डेवलपिंग अ पूल ऑफ पोटेंशियल एम्प्लॉयज़, जो पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ हैं अगर उनका एक पूल बना देते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अगर इंकरेज करते हैं ताकि वो पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करें, तो वो ही रिक्रूटमेंट का एक प्रोसेस है। तो यहाँ पे बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर जॉब, तो ये आपका जॉब एडवर्टीजमेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बार्स इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर, आपको बताना है कि एचआरएम में एक टेक्निक है बार्स। ये टेक्निक कहाँ पे यूज़ की जाती है? क्या ये रिक्रूटमेंट में यूज़ की जाती है, क्या ये सिलेक्शन में यूज़ की जाती है, क्या ये परफॉर्मेंस अप्रेजल में यूज़ की जाती है, या फिर ये जॉब इवैल्यूएशन में यूज़ की जाती है? तो एक बार बार्स टेक्निक के बारे में जान लेते हैं। तो बार्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एचआरएम से रिलेटेड, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बार्स का फुल फॉर्म है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, ये आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक है, मैं साथ के साथ आप सभी के लिए लिख दे रहा हूँ, परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक। अप्रेजल का क्या मतलब है, इवैल्यूएशन, और परफॉर्मेंस किसकी होगी, ये परफॉर्मेंस होगी एम्प्लॉय की। और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कब देखी जाएगी, एम्प्लॉय की जो करेंट परफॉर्मेंस है और पास्ट परफॉर्मेंस है इसको देखी जाएगी और कंपेयर किया जाएगा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, यानी एम्प्लॉय के खुद के स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से उसके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा। इसे हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं। बेसिकली बार्स जो है वो एक परफॉर्मेंस अप्रेजल की टेक्निक है जिसमें हम एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। और जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है उसका एम क्या होता है, हम क्यों परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, ताकि हम ये पता कर सके कि जो सुपीरियर परफॉर्मेंस है वो है या नहीं है। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हम एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को चेक करना चाहते हैं ताकि हम उसको इंसेंटिव दे सकें, रिवॉर्ड दे सकें फॉर सुपीरियर परफॉर्मेंस। तो पर्पस में आप लिख सकते हैं टू डिटरमाइन इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड फॉर सुपीरियर परफॉर्मेंस। तो एम क्या होता है कि हम इंसेंटिव देना चाहते हैं एंड रिवॉर्ड्स, आप इसमें बोनस भी लिख सकते हैं।
आपने प्राइवेट कंपनी में सुना होगा कि जो भी एम्प्लॉय को बोनस मिलता है या इंसेंटिव मिलता है वो उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे मिलता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल हम इसीलिए करते हैं ताकि हम ये निर्धारित कर सकें, ये डिटरमाइन कर सकें कि कोई अच्छा एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है तो उसको कितना इंसेंटिव देना है या उसको कितना रिवॉर्ड दिया जा सकता है। अब बार्स में हम दो चीज़ों पे फोकस करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है बिहेवियरली, यानी कि हम यहाँ पे एम्प्लॉय के बिहेवियर पे फोकस कर रहे हैं, जो कि एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। और दूसरा हम रेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। दो चीज़ों पे आप फोकस करिएगा, यहाँ पे बिहेवियर और यहाँ पे रेटिंग। रेटिंग जो है वो एक एम्प्लॉय की क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करता है, ठीक है। तो बार्स क्या है, ये एक परफॉर्मेंस अप्रेजल की टेक्निक है और ये सारी चीज़ें आपने समझ ली। अब ये जो बार्स हैं इसको हम ये बोलते हैं कि इसमें दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। बार्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रेटिंग स्केल एंड क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ये एक कॉम्बिनेशन है ऑफ बोथ रेटिंग स्केल एंड क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड। अभी मैंने आपको बताया रेटिंग स्केल क्या है, वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करता है, जैसे यहाँ पे आपने देखा। इसका मतलब क्या है कि आप देखो कि आप रेटिंग करते हो, जैसे आप मूवी देख के आए तो आपको 5 में से 4 स्टार 3 स्टार ये आप देते हो, तो ये रेटिंग स्केल हो गया। क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड का क्या मतलब है कि सपोज कर लेते हैं कि कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे हम एम्प्लॉय के बिहेवियर को समझना चाह रहे हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं कि अगर कोई कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है किसी सर्विस से, तो क्या एम्प्लॉय बियॉन्ड जाके उस कस्टमर की हेल्प करता है या नहीं करता है, क्या वो अपने तरफ से वो एफर्ट लगाता है या नहीं लगाता है। तो बेसिकली सिचुएशन में, एक स्पेसिफिक सिचुएशन में एम्प्लॉय किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, ये सारी चीज़ें क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड में बताई जाती हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि बार्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रेटिंग स्केल एंड क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए और फुल फॉर्म तो याद कर लेना, हमेशा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं, बार्स इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर। तो मैंने अभी आपको बताया कि बार्स जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल की एक टेक्निक है। रिक्रूटमेंट के बारे में भी जान लेते हैं। रिक्रूटमेंट मैंने आपको बताया कि हम प्रोस्पेक्टिव जो एम्प्लॉयज़ हैं इनको सर्च करते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करें। सिलेक्शन में मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन में हम राइट कैंडिडेट को चूज़ करते हैं, राइट कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं या चूज़ करते हैं। जो भी अनसुटेबल कैंडिडेट होते हैं उन्हें हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसे रिजेक्ट कर देते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल में मैंने आपको बताया कि अप्रेजल का क्या मतलब होता है, इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस हम एम्प्लॉय की इवैल्यूएट करते हैं, यानी कि एम्प्लॉय की जो करंट और पास्ट परफॉर्मेंस है उसको हम उसके स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से इवैल्यूएट करते हैं, कंपेयर करते हैं, ताकि हम सुपीरियर परफॉर्मेंस को इंसेंटिव दे सकें, रिवॉर्ड दे सकें। ये सब करने के लिए हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। लास्ट है जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन का क्या मतलब है कि हम जॉब को इवैल्यूएट कर रहे हैं। बेसिकली जो भी जॉब है उसकी हम वर्थ या फिर वैल्यू डिटरमाइन करना चाहते हैं, वैल्यू और वर्थ ऑफ ए जॉब। जब हम किसी जॉब की वर्थ देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 3 तरीके की जॉब हैं, ए, बी और सी। अब तीनों की फाइनेंशियल टर्म से बात करें कि सैलरी क्या होगी, वर्थ का क्या मतलब है सैलरी। तो 3 अलग अलग जॉब हैं, तो आप जानते हैं कि जब अलग अलग लेवल पे अलग अलग जॉब होती है तो उसकी सैलरी भी डिफरेंट होती है। तो जब हम डिफरेंट जॉब की, यहाँ पे ध्यान रखना, जॉब इवैल्यूएशन का जो मेन एम होता है वो होता है टू डिटरमाइन द वेज रेट ऑफ डिफरेंट जॉब्स, डिफरेंट जॉब्स। यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया कि 3 अलग अलग तरीके के जॉब हैं और तीनों जॉब की वर्थ क्या होगी ये हम जॉब इवैल्यूएशन के थ्रू फाइंड करते हैं। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज नॉट एसोसिएटेड विथ HRM। आपके सामने कुछ ऑप्शन दे रखा है, जैसे माइकल जे जूसियस, डेल योडर, एडविन बी फिलिप्पो एंड फिलिप कोटलर। आपको बताना है कि इनमें से कौन HRM से रिलेटेड नहीं। एक एक करके जान लेते हैं। माइकल जे जूसियस जो है
इन्होंने पर्सोनल मैनेजमेंट के बारे में बताया है। पर्सोनल मैनेजमेंट, बेसिकली इन्होंने पर्सोनल मैनेजमेंट, जिसको हम पीएम कहते हैं, इसको इन्होंने डिफाइन किया है और इन्होंने ये बताया है कि पर्सोनल मैनेजमेंट, जो कि आज के टाइम पे हम जिसे एचआरएम कहते हैं, ये इसको पहले बोला जाता था पर्सोनल मैनेजमेंट। तो पर्सोनल मैनेजमेंट में एम्प्लॉय जो होता है वो मनी मशीन होता है, यानी वो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है। लेकिन आज के टाइम पे एचआरएम में जो एम्प्लॉयज़ हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं काम करता, बल्कि उसकी और भी सारे नीड हैं। सोशल हो सकता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड हो सकता है, या और भी कोई नीड हो सकता है। तो बेसिकली माइकल जे जूसियस जो है वो एचआरएम से रिलेटेड हैं। डेल योडर और फिलिप्पो जो है, इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी है, तो ये भी डायरेक्टली एचआरएम से रिलेटेड है। फिलिप कोटलर जो है वो मार्केटिंग से रिलेटेड है। इन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ मार्केटिंग। इनकी बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैं रेकमेंड करूँगा कि फिलिप कोटलर की बुक आप ज़रूर पढ़ें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा था हु इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एचआरएम, तो वो हैं फिलिप कोटलर। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनदर नेम ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी इज, आपको बताना है कि इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन में आप सबके लिए पढ़ दे रहा हूँ, कलेक्टिव बार्गेनिंग, डब्ल्यूपीएम, बार्स, या नन ऑफ दिस। एक बार सारे टर्म्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है। बार्गेनिंग आप सभी जानते होंगे, नेगोशिएशन। आप सबके घर में आपकी मम्मी हमेशा बार्गेनिंग करती होंगी शॉप पे, या आपने किसी आंटी को या किसी लेडी को सुना ही होगा बार्गेनिंग करते हुए, या देखा होगा। तो बार्गेनिंग का क्या मतलब है, नेगोशिएशन। कलेक्टिव का क्या मतलब है, कलेक्टिवली, जिसको हम बोल सकते हैं एचआरएम में अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स, जिसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि वर्कर्स यूनियन। वर्कर्स यूनियन जो है वो एक कलेक्टिवली बार्गेन करते हैं। तो बेसिकली कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नेगोशिएशन होता है एम्प्लॉयमेंट टर्म्स को लेके। मैं साथ के साथ लिखता भी जा रहा हूँ ताकि आप भी नोट्स बना लें। एम्प्लॉयमेंट टर्म्स, अब ये एम्प्लॉयमेंट टर्म्स क्या हैं, सपोज कर लेते हैं कि जो भी वर्कर्स यूनियन है वो हाई पे के लिए डिमांड कर रही है, या फिर वो बोनस चाहती है दिवाली, होली, या इसी किसी भी समय में। तो बेसिकली कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयमेंट टर्म्स को लेकर निगोशिएशन होता है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स। ध्यान रखना किसके किसके बीच में हो रहा है, एम्प्लॉयर और अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स। ठीक है, इन दोनों के बीच में एम्प्लॉयमेंट टर्म्स को लेके निगोशिएशन हो रहा है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई एक फैक्ट्री है जिसमें कुछ वर्कर्स काम करते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट दी जाए। तो वर्कर और जो एम्प्लॉयर है उसके बीच में जो निगोशिएशन होगा, जो बार्गेनिंग होगा, उसे ही हम कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है WPM, इसको बोलते हैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है WPM, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। अब वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो वर्कर हैं वो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में, यानी मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि पार्टिसिपेशन किस में हो रहा है, डिसीजन मेकिंग में हो रहा है, निर्णय लेने में हो रहा है। कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है उसमें वर्कर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी मैं वर्कर टर्म यूज़ करता हूँ, वर्कर्स जो टर्म यूज़ करता हूँ, इसमें जो वर्कर हैं वो हैं नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़। ये आप ध्यान रखिएगा, नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉय जब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में
पार्टिसिपेट करते हैं तो उसे हम वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट कहते हैं। और ये इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का ही दूसरा नाम है, क्योंकि यहाँ पे वर्कर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का दूसरा नाम जो है वो है WPM यानी वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। बार्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये एक परफॉर्मेंस अप्रेजल की टेक्निक है। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का दूसरा नाम WPM है। ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HRM डज इंक्लूड, आपको बताना है कि HRM में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। ऑप्शन पढ़ देता हूँ मैं। जॉब इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, सेल्स प्रमोशन, जॉब इनरिचमेंट। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या ये 1, 2 एंड 3 सही है, क्या ये 1, 2 एंड 4 सही है, या फिर ये 2, 3 एंड 4 सही है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सारे टर्म्स को एक बार समझ लेते हैं। जॉब इवैल्यूएशन क्या है, हम जॉब की वर्थ देखना चाहते हैं, यानी वर्थ ऑफ अ जॉब, तो उसे हम जॉब इवैल्यूएशन करते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या मतलब है, जब हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। अप्रेजल का मतलब मैंने अभी आपको बताया इवैल्यूएशन। तो जब हम एम्प्लॉय के करंट और पास्ट परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना चाहते हैं ताकि हम ये निर्धारित कर सके टू डिटरमाइन द इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड, ताकि हम एम्प्लॉय के इंसेंटिव को और रिवॉर्ड, ताकि हम निर्धारित कर सके कि जो एम्प्लॉय हैं उन्हें कितना इंसेंटिव देना है और कितना रिवॉर्ड देना है, तो उसे हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं। नेक्स्ट है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन ये मार्केटिंग का पार्ट है, HRM का पार्ट नहीं है। मार्केटिंग में आपने 4 P's ऑफ मार्केटिंग पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो प्रमोशन में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सेल्स प्रमोशन आता है, पर्सनल सेलिंग एंड आता है जिसको डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, और एडवर्टीजमेंट आता है। तो ये सारी चीज़ें उसी में आती है। तो सेल्स प्रमोशन का क्या मतलब होता है कि जब आपकी डिमांड कम होती है, डिमांड आपकी कम होती है और आप डिमांड को बढ़ाना चाहते हो, तो शॉर्ट टर्म में आप क्या करते हो, कोई ऐसा मेथड यूज़ करते हो जिससे आपकी सेल्स बढ़ जाती है। जैसे आपने देखा होगा बाय 1 गेट 1। तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म में सेल्स को बढ़ाने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसे हम सेल्स प्रमोशन कहते हैं। नेक्स्ट है जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट में क्या होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ा दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी जाती है इन द सेम वर्क, यानी जो भी आपको टास्क दिया जाता है वो सेम होता है लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी जाती है। इसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आप एक कैशियर हो, एक बैंक है ABC लिमिटेड है, अब उस बैंक में आप कैशियर हो और आपको ये परमिशन है कि कोई भी कस्टमर अगर आता है, अगर वो पेमेंट लेने आता है तो आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ कि अभी तक आप 50,000 रुपये पर डे पेमेंट कर सकते हो। तो जॉब एनरिचमेंट में क्या होगा कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी जाएगी। अभी तक क्या था कि आपको 50,000 रुपये तक का पेमेंट करने का परमिशन था, लेकिन जॉब एनरिचमेंट के बाद क्या हो गया कि यही जो अमाउंट है पेमेंट का वो बढ़ के 1 लाख रुपये हो गया, यानी अब आप 1 लाख रुपये तक का अमाउंट पे कर सकते हो कस्टमर को। तो इसे हम जॉब एनरिचमेंट कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना कि जॉब एनरिचमेंट को अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ वर्क, और ये सारी चीज़ें मैं स्क्रीन पर लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस है नहीं यहाँ पे, तो मैं बोल दे रहा हूँ, आप इसको नोट करते जाओ। जॉब एनरिचमेंट को हम बोलते हैं वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ वर्क, या फिर इसे हम बोलते हैं वर्टिकल जॉब लोडिंग। किसी भी नाम से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसी से रिलेटेड एक और टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं जॉब इनलार्जमेंट। जॉब इनलार्जमेंट में क्या होता है कि आपको न्यू वर्क दिया जाता है विथ सिमिलर नेचर। यहाँ पे ध्यान रखना कि न्यू टास्क होगा लेकिन सिमिलर नेचर का होगा। न्यू टास्क का होगा, इसका क्या मतलब है कि जो टास्क होगा वो डिफरेंट होगा लेकिन नेचर सेम होगा।
एक एग्जांपल से समझो इसे। अभी आप कैशियर थे किसी बैंक में, अभी भी आप मान लो कि आप एक कैशियर हो और अभी आप पेमेंट कर रहे थे, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बोला कि आप पेमेंट कर सकते हो, लेकिन जॉब एनलार्जमेंट में क्या होगा कि आपको न्यू टास्क दे दिया जाएगा, डिफरेंट टास्क दे दिया जाएगा विथ सिमिलर नेचर। सिमिलर नेचर का होगा लेकिन जो टास्क होगा वो नया होगा। अभी तक आप पेमेंट कर रहे थे, अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पेमेंट को एक्सेप्ट भी कर सकते हो। अभी आपका ये काम था कि आपको कस्टमर को पेमेंट करना है, आप पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन जॉब एनलार्जमेंट के बाद आप क्या करोगे, आपको पेमेंट जो है, डिपॉजिट जो है वो एक्सेप्ट करने की भी परमिशन मिल गई, तो इसे हम जॉब एनलार्जमेंट कहते हैं। अब जॉब एनलार्जमेंट को भी अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ वर्क, या फिर इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जॉब लोडिंग। उम्मीद है आपको सारे टर्म्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें से पूछा था कि एचआरएम में कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, तो सेल्स प्रमोशन नहीं इंक्लूड की जाती, क्योंकि सेल्स प्रमोशन जो है वो मार्केटिंग का पार्ट है। तो जिस भी ऑप्शन में थर्ड है उसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, और इस तरीके से फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 एंड 4। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हमारी आईडी है स्टडी कॉमर्स ऑफिशियल। तो ये था एचआरएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स में एचआरएम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, लेकिन डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं जो मेरिट को हाई करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दूसरों से आगे रहना चाहते हो तो एचआरएम के भी क्वेश्चन आपको करेक्ट करने होंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि 2-3 सेशन लेके एचआरएम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर दूँ। अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले वीडियोस में उसको इम्प्लीमेंट करें। तो ये था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ एचआरएम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।